नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका स्वागत है। चलिए तो आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ठीक है, और आज ही हम इसी लेक्चर में ग्राफिकल मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, और आई थिंक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, फिर न्यूमेरिकल लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और उसके बाद आपको टेस्ट देना है। ठीक है, एज यूजुअल ये प्रैक्टिस आपकी रखना है आपको। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग। चलिए, तो लीनियर प्रोग्रामिंग वैसे आप जानते भी हैं, समझते भी इसके बारे में। तो लीनियर का मतलब आप को यदि याद हो कि आपने 10th के या 12th के मैथमेटिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि मतलब x का पावर कितना होना चाहिए, 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको वर्क, इसका जो नाम दिया है बी डेंजिंग, इसके फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आई थिंक IAS में या गेट में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि बी डेंजिंग इसके क्या हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के फादर हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग इन शॉर्ट मैं इसको LP बोलूँगा, इज़ यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज व्हेन देयर इज़ ए नंबर ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन। आप ऐसा समझ लो कि आपके पास कुछ इनपुट है और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकालना है, आउटपुट, या ऑप्टिमाइज़ करना है चीज़ों को। ठीक है, तो इन दैट केस वी गो फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो भी आपका पॉसिबल प्रॉब्लम है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, ठीक है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके आपको अलग अलग सॉल्यूशन बनाने हैं, और अलग अलग सॉल्यूशन से आपको एक फिजिबल या एक बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम चीज़ या ऑप्टिमम आउटपुट आपको देना है। ठीक है, अब ये होता क्या है ये समझते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक। ऑब्वियस है कि ये क्या है, अपना एक मैथमेटिकल टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोल दिया, x की पावर 1, मतलब मैथमेटिक्स से सीधा सीधा रिलेट कर रहा है। तो मैथमेटिकल टेक्निक है। एंड टर्म लीनियर का मतलब क्या है, यूज फॉर वेरिएबल, एंड इट सिंपली मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, स्ट्रेट लिखा है लेकिन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा जिसमें वेरिएबल होंगे और कुछ अपने कांस्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी कम्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। रिक्वायरमेंट क्या है, तो अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ अ मेन फंक्शन विच वी यूज टू ऑप्टिमाइज, एंड इट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल एंड मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सेल एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कुछ भी मत याद रखो, ये डेफिनेशन समझ आई नहीं समझ आई उसको छोड़ो, बस इतना याद रखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, जो आपका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य हो सकता है। यदि मैं कोई इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब यदि मैं कोई ऐसा बिजनेस रन करता हूं जिसमें मुझे क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है, और तो ऑब्वियस है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। या फिर मुझे ऐसी इंडस्ट्री से डील करता हूं, मार्केटिंग से डील करता हूं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि मैं लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू फुलफिल कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग दिस? नाउ वी कम्स टू द कंस्ट्रेंट और कंडीशन। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, आपकी लाइफ में कुछ रुकावटें हैं ना, तो वो रुकावटें ही या कंडीशंस ही क्या कहलाती हैं, कंस्ट्रेंट। ठीक है, कि भाई आपको इतना ही मिलेगा, इतने में ही काम चलाना पड़ेगा, वो क्या है, कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज विद इन विच वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट या इतना मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, लेकिन आपके पास दूसरी चीज़ क्या आ गई कि भाई इतने में ही करना है आपको। क्लियर है, तो दैट is called constraint या condition. Now it comes to the all the variables in the objective function and constraint should be linear and non-negative. ठीक है, तो सबके सब कैसे होंगे, लीनियर होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल मैं लूँगा सारे के सारे वेरिएबल लीनियर एज वेल एज नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट। अब आगे बात करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस या कुछ रूल या कुछ लॉ हमको फॉलो करना होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में। सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ सर्टेनिटी। मतलब यहाँ पर ये होगा मतलब आप ऐसा बोलो कि कुछ वेरिएबल आपके पैरामीटर हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, तो कोफिशिएंट, कंस्ट्रेंट या रिसोर्सेज जो भी हैं वो सब क्या होंगे, आपको नोन होंगे। ये बात ध्यान रखने, तो नोन एग्जैक्टली कि भाई इतना अमाउंट में आपके पास अवेलेबल है ही है। ठीक है, आप आइदर वो रिसोर्स हो सकता है या कंस्ट्रेंट हो सकता है या आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है। एंड देयर वैल्यूज डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको
बोल दिया कि रिसोर्स आज इतना है कल इतना हो जाएगा, ऐसा चेंज नहीं है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉलोज द लॉ ऑफ सर्टेनिटी एंड लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या, इतना आज है तो मतलब मे बी 1 यूनिट का प्रॉफिट इतना है तो 6 यूनिट का कितना होगा, ऑब्वियस 60-70 इंटू 6 कितना हो जाएगा 420, ठीक है। इसी तरह से ये फॉलो करता है लॉ ऑफ एडिशन और समेशन को, मतलब कि लॉ ऑफ एडिशन और समेशन का मतलब क्या हो गया भाई, इतनी क्वांटिटी ये है, इतनी क्वांटिटी और जुड़ जाएगी तो इतना हो जाएगा, ठीक है। दैट इज दिस, ठीक है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी और डिविजिबिलिटी मतलब क्या, कि आपने यदि लीनियर प्रोग्रामिंग का डिसीजन वेरिएबल लिया और कंटिन्यूस यदि उसकी बात करें तो दे आर परमिटेड टू टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द ऑल द कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे जो मैंने अभी तक बात करी, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जनरल स्टेटमेंट क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो एक हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं डिनोट करूँगा हमेशा या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज ऑफ जेड, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज करना है किसको, प्रॉफिट को, ठीक है। कॉस्ट के टर्म में बात करें तो क्या बोलेंगे, मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर C1 x1, C2 x2, C3 x3, जैसे कहाँ तक Cn xn तक, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट A11 x1, A11 x1 मतलब क्या, कुछ हो सकता है कॉस्ट और कुछ उसका वेरिएबल हो, ठीक है। तो A11 x1, A12 x2, A11 इस तरह से इज लेस देन आर इक्वल्स टू B1, ठीक है। अब ये A1 B1 है क्या, थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। तो ये केवल इसका रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए सारे के सारे, ये कंस्ट्रेंट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये मेरा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। आर यू गेटिंग दिस। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये हमको पता ही है कि x1 x2 x3 जो हैं वो सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिव कंडीशंस हैं। Aij Bi Ci ये सारे मेरे क्या हैं, कांस्टेंट है। और xj जहाँ पर भी दिख रहा है वो सब क्या है, आपके वेरिएबल, क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो देखो यही समझा अपन ने कि Aij क्या है, टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप बोल सकते हो कि 2x1 3x1 इस तरह से आपका आगे जाकर टर्म्स बनेगा। तो मतलब 2 आपने आपके लिए क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है, कि भाई इतने इस 2 टाइम्स में वेरिएबल में वो वेरी करेगा, ठीक है। Bi क्या हो गया आपका, रिसोर्स वैल्यू। Cj क्या हो गया, प्रॉफिट कोफिशिएंट। Xj क्या हो गया आपका, डिसीजन या चॉइस वेरिएबल, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इसके मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड है और एनालिटिकल मेथड है। तो एनालिटिकल में हम सिंप्लेक्स को देखेंगे, ठीक है। और इसी का एक नया आगे मॉडिफिकेशन होके आप बोलोगे कि ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम केवल ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। यदि आपको 10th का मैथमेटिक्स आता है तो आप ऐसे चुटकी बजाते से कर लोगे, ठीक है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, गेट में भी और आईएएस में तो और ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। तो गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आपको ग्राफिकल मेथड आता है तो आप विद इन 2 मिनट आप इसको सॉल्व करके छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं, पहले स्टेप्स को देख लें, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं ग्राफिकल मेथड की, डिफाइन डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या स्टेप लिया आपने कि सबसे पहले क्या इनको डिफाइन करो, डिसीजन वेरिएबल को डिफाइन करो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और कंस्ट्रेंट को, ठीक है। उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करो, ड्रा अ ग्राफ दैट इंक्लूड ऑल द कंस्ट्रेंट एंड आइडेंटिफाई द सम कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसके कुछ कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद जो कॉमन फिजिबल रीजन आएगा उस कॉमन फिजिबल रीजन में फिर क्या करोगे आप, उसके कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो पॉइंट्स विद इन द फिजिबल रीजन ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड गिव्स द फाइनल सॉल्यूशन। और यहाँ से हमको इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। भाई हमारा मैक्सिमम कॉस्ट निकालना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो वो आ जाएगा, और कॉस्ट निकालना तो आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेडिजी के वर्कबुक का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 83 पर है, ठीक है। अब ये ESE में भी पूछा हुआ है 2007 के, ठीक है। तो चाहे तो आप वहाँ से रेफ़र करें या वर्कबुक से रेफ़र करें, ठीक है, एज ए विश। बस यहाँ पर ये समझना है। तो मैं इसके जो वर्डिंग्स है वो आप वहाँ से रेफ़र करेंगे, मैं केवल यहाँ पर इसका किस तरह से सॉल्व होगा उस पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि भाई P के लिए ए सोर्स से कितने यूनिट आ रही है 10, क्यू ए से कितनी यूनिट आ रही है 6, ठीक है। और आर से कितनी यूनिट आ रही है 5, ठीक है। मतलब इस ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन हो सकता है
P पर आपको 10 मिनट लगते हो, Q पर 6 मिनट लगते हो, R पर 5 मिनट लगते हो, ठीक है। और A मशीन पर यदि आप प्रोडक्ट बनाते हो मशीन PQR पर, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लेट से A, तो आप बोलोगे कि उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, 60 रुपीज़ प्रॉफिट पर यूनिट का, ठीक है। इसी तरह से यदि आपको कोई B प्रोडक्ट बनाना है तो B मशीन पर कितना लगता है, 7.5 टाइम, ठीक है। इसी तरह से, या टाइम मिनट में हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से 9, इसी तरह से 13, तो इसमें प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया, 70। तो 75 ये क्या आ गया, P का, ये किसका आ गया, Q का, ये किसका आ गया, R का, ठीक है। तो मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है पर आर वीक वो कितना है, 75 आवर्स अवेलेबल हैं मशीन, मतलब P मशीन पर, ठीक है, प्रोडक्ट A और B को बनाने में, ठीक है। इसी तरह से Q की बात करें तो उस पर मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, 54, और R पर कितना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, 65। ये बात समझ में आई। तो इन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करके बताता हूँ आपको। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पहले मैं बात कर रहा हूँ P मशीन की। तो आप क्या लिखोगे, तो मैंने x1 और x2 मेरे वेरिएबल मान लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 10 x1 प्लस 7.5 x2, ठीक है। अब इससे ज़्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू, किसके इक्वल टू, 75, ठीक है। ये समझ आ गया। दूसरे के लिए, Q के लिए बनाते हैं। तो Q के लिए क्या बनेगा, 6x1 प्लस 9x2 लेस देन आर इक्वल टू, कितना टाइम अवेलेबल है, 54, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया मेरा। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, R के लिए, 5x1 प्लस 13x2 लेस देन आर इक्वल टू, किसके आ जाएगा, 65। क्लियर है। 3 इक्वेशन बन गए, 2 अननोन हैं, और उसके लिए भी हम ग्राफिकल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं, आपको 10th का मैथमेटिक्स याद है, तो 10th के मैथमेटिक्स से मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करूँगा। देखो कैसे सॉल्व करूँगा, तो इस इक्वेशन में आप क्या पुट करो, एक बार x1 को 0 रखो तो x2 की वैल्यू मिलेगी, एक बार x2 को रखोगे तो x1 की वैल्यू मिलेगी। तो इस इक्वेशन से दो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, 2 पॉइंट आ गए तो उनसे क्या कर सकते हो, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, x1 को पहले क्या करो, 0 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 7.5। तो 75 डिवाइडेड बाय 7.5 कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, x2 को 0 रखो, इक्वेशन नंबर 1 में x2 को क्या कर दो, 0 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, 10/75/10। तो x2 को 0 पुट किया तो ये तो 0 आ गया। x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा 75/10, मतलब 7.5। तो ये 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1, 2 की बात करें तो यहाँ पर भी वही करो, क्या करो आप कि x1 को एक बार 0 पुट करो, x1 को 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा आपका x2 का वैल्यू, तो x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 जा कितना, 54, ठीक है। तो 0,6 पहला पॉइंट आ गया। दूसरा इससे क्या आ जाएगा, अब मैंने क्या बोला, x2 को 0 रखो, इस x2 को क्या रखो, 0, तो क्या आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9। तो 2 यहाँ पर पॉइंट आ गए, तो यहाँ से भी एक नया लाइन बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन से बात करें तो इस इक्वेशन के 2 पॉइंट बनेंगे, तो एक बार x1 को क्या रखो, 0, तो 65 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ गया, 5। तो 0,5 पहला पॉइंट मिलेगा। अगले की बात करें तो इसमें x2 को क्या रख दो, 0, तो x2 को रख दिया 0। x1 कितना आ जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, 13। तो ये सारे पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करना आती है कि नहीं, ठीक है, आपको आती है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। क्या करते हो आप, तो यहाँ से सारे पॉइंट आप पहले नोट कर लें, ठीक है। वो सारे पॉइंट आप नोट करने के बाद आप क्या करें, एज यूजुअल अपना x1 हो गया, ये हो गया अपना x2 हो गया, ठीक है। अब आपने मिनिमम पॉइंट देख लो और मैक्सिमम पॉइंट देख लो, तो वो यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं यहाँ 5 की रेंज में लगे तो मार्क कर दो, 5 10 15 20, ठीक है। इसी तरह से इधर भी मार्क कर दो, 5 10 15 और ये हो गया 20, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे मेरे पास जो भी पॉइंट आएंगे तो उनको
ज्वाइन कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो ज्वाइन करने पर अपने को क्या मिलेगी, ऐसी लाइन मिलेगी। जैसे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पे 2 पॉइंट आए थे, इक्वेशन नंबर 2 को पॉइंट सॉल्व करने पे 2 पॉइंट आए थे, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने पे 2 पॉइंट आए थे, उनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर आपको 2 पॉइंट से लाइन को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट करने की है, 1 मिनट, पहले मैं इसको रब कर दूँ। एक, जब भी आपके पास इस तरह का साइन हो, ठीक है, तो आप हमेशा और हमेशा इस पूंछ की तरफ जाएंगे, मतलब इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पूंछ किधर है, इधर है, तो आपकी लाइन लेट से ऐसी ड्रॉ है, तो आप किधर जाओगे, ओरिजिन की तरफ। समझ गए? ठीक है, अब यदि आपका साइन इस तरह का है क्वेश्चन में, तो आप किधर जाओगे, ओरिजिन से दूर जाओगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो की डिसीजन इज डिटरमाइन टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूसेस ए एंड बी इन द वीक ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, तो अपने को ये निकालना है, कुछ नहीं तो फिजिबल अल्टरनेट रीजन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x1 x2, तो इसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, ये आपको केवल थ्योरी है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ से निकलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका z इक्वल टू 60 x1 निकालना है आपको, प्लस 70 x2। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, मतलब ये यहाँ से x1 x2 की वैल्यू निकालो और पुट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, इक्वेशन आ गई। तो फिजिबल अल्टरनेट आर द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, जो की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने क्या बोला, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज वीकली प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट पर यूनिट गिव्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस। ये तो अपन ने पहले ही बना लिया, आगे बात करते हैं अपन। तो रेस्ट्रिक्शन जो है, ये हमारे रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशंस पहले ऊपर ड्रॉ करी थी। ठीक है, ये डेराइव करी थी, तो यही इक्वेशन से फिर अपने को कुछ पॉइंट्स मिले थे, उन पॉइंट्स को केवल क्या करना है, अपने को ग्राफ पर प्लॉट करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो कैसे प्लॉट होगा ये देखते हैं। तो ऑल द कंस्टेंट प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, तो मेरे सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। देखो ये क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखो, अब तो बस ये ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, एक बार x1 को 0, एक बार x2 को 0, x1 को 0, x2 को 0। तो x1 को 0 करने पर, x2 को 0 करने पर देखो लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 1 ये रही। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 में जो पॉइंट आए 0, 10 और 7.5 और 0, तो यही आए थे अपने दोनों पॉइंट स्टार्टिंग में अपन ने सॉल्व किया। तो ठीक है, तो ये अपना आ गया एज यूजुअल x1 और ये अपना आ गया x2। ठीक है, यहाँ पर x2 लिखा है, दैट इज x1। ठीक है, x1 है और इधर की तरफ क्या है अपना x2। ठीक है, तो अपने पास पॉइंट क्या आए थे, पॉइंट आए थे 0 और 10, और दूसरा पॉइंट क्या आया था 7.5 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क कर दो, यहाँ पर कैसे मार्क करोगे, 5, 10, 15, 20, या आप चाहो तो 2.5 के मार्क कर लो। ठीक है, तो 2.5 के मार्क करना भी सही है। ठीक है, तो आप जो आपको कन्वीनियंट लगता है, आप अकॉर्डिंग टू योर स्केल आप चूज़ कर लो। ठीक है, और ये भी हम समझ ही चुके हैं क्या, कि भाई जब इस तरह का साइन हो तो टूवर्ड द ओरिजिन, और इस तरह का साइन हो तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो ये मेरा पहला लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना सबको आता है। ठीक है, अपन सब 9th 10th पास होके आए। फिर ये मेरा सेकंड वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया, जिसमें मेरे पॉइंट आए थे 13, 0 और 0.5। ठीक है, इसी तरह से मैंने थर्ड वाला लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो सब में साइन किस तरह का, इस तरह का साइन है, तो ये सब कैसे जाएंगे, अंदर की तरफ। ये अभी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, ये भी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अब इन सब में जो कॉमन रीज़न है, उस कॉमन रीज़न को देखो फाइंड करो। तो कॉमन रीज़न कौन सा बेटा, ये वाला केवल अपना कॉमन रीज़न है भैया। ठीक है, तो OABCD। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको यहाँ पर आपने कुछ यदि स्केल लेकर मार्क किया है ढंग से, तो स्केल लेकर मार्क किया है तो आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कि एग्जैक्टली आपके पॉइंट्स आ ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर पॉइंट आ ही जाएंगे। मान लो आपके पॉइंट एग्जैक्टली नहीं आते, तो आप क्या करो, दो इक्वेशन कौन कौन सी कट हो रही, सेकंड और थर्ड, तो दो इक्वेशन आपको सॉल्व करती है, दो इक्वेशन दो अननोन, तो सॉल्व करने आती है आपको, तो इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 3 ले लो, और वहाँ से 2 पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ से 2 पॉइंट ये नहीं लगेंगे, ये 2 पॉइंट को उठाकर कहाँ रख दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वहाँ से आपको उसका क्या आ जाएगा, कॉस। इसी तरह से यहाँ पर इस पॉइंट सी पर कौन से पॉइंट कौन सी लाइनें कट रही है, 1 और 3, तो 1 और 3 को सॉल्व करो, वहाँ से 2 अननोन आएंगे,
तो उन दोनों मतलब दो x1 और x2 की वैल्यू आएगी, सॉरी x1 और x2 की वैल्यू आएगी, उन x1 x2 की वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखो, तो वहाँ से किसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, कॉस्ट का, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि ये कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यदि आप ग्राफ पेपर तो आपको मिलना नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा मतलब आपको क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो अंदाज़ा नहीं लगाने की बजाय आपको क्या करो, जहाँ पर जो लाइनें कट हो रही है, यहाँ पर कौन सी लाइनें कट हो रही हैं, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर कौन सी लाइन हो रही है कट, फर्स्ट और थर्ड, तो उन दोनों को सॉल्व करो और वहाँ पर वैल्यू पुट करो, दैट्स इट, ठीक है। और वैल्यू पुट करने के बाद z इक्वल टू क्या था, 70x1 प्लस 60x2 जो भी था, ठीक है, उसमें x1 और x2 की वैल्यू उठा के रख दो, तो आपको b और c पर मिल जाएगा। और एक पर तो आपको पता ही है क्लियरली कि 0 और 5 है, इसी तरह से d पर भी पता ही है कि 7.5 और 0 है, तो वहाँ तो वैल्यू निकालना आसान है, पर b और c पर कैसे निकालना है मैंने अभी बता दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, मतलब ग्राफ प्लॉट कर लिया। नाउ वी कम्स टू दिस स्टैंडर्ड रीजन, ये मिलेगा आपको, ऑब्वियस है। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या था, 0 और 5, तो 60 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 0, तो 70 इंटू 5 तो 350 आ गया। बी पर निकाल लिया, सी पर निकाल लिया, डी पर निकाल लिया और 0 पर निकाल लिया, तो 0 पर तो ऑब्वियस 0 आएगा। सबसे मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो अपना ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, क्लियर है। तो जहाँ पर भी जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आ जाए वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बी की वैल्यू बताओ या ए की वैल्यू बताओ, तो बी की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी है, देखो 60 इंटू 6, तो यहाँ पर बी आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ए, ठीक है। तो बी सॉरी ये मेरा ए का यूनिट है और ये मेरा बी का यूनिट, एक यूनिट कितनी है, 6 यूनिट ऑफ ए, और यहाँ पर ए बी की यूनिट कितनी आ रही है, 2 यूनिट, ठीक है। One of the vertex of the feasible region give the final solution of, because the objective function is the straight line, not straight line, straight line with a constant slope, and as it moves away from the origin its magnitude increases, ठीक है। तो ऑप्टिमम वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है, कहाँ पर मिलती है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करेंगे बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट की, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।